थोड़ा देर से हाँ ओके। हेलो, बड़ी खुशी होती है जब कोई प्रोजेक्ट अपने रास्ते पर आता है एंड आप लोगों का जो सहयोग और साथ और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको देखकर मुझे थोड़ी गति मिलती है। और आज गति के ऊपर ही बनाएंगे फिर गति शक्ति व्हाट यू कॉल इट। जो सिविल सर्विसेज शायद 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा बेसिक लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर को आधुनिक और कुशल मॉडर्न एंड एफिशिएंट बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। The question is divided into 3 or 4 parts. Number 1 is logistic बुनियादी ढांचा, logistic structure. Number 2 efficient and modern, इसी का हिस्सा हो गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड भारतमाला के साथ आप सागरमाला भी जोड़ दें, ये भी। और गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर साथ लगाएं तो 2022 में गति शक्ति नाम से प्रोजेक्ट आए। ये बात, इस सारे के बारे में आज बात करेंगे। कन्वेंशनली क्वेश्चन दूसरी किस्म से आया करते थे पहले। हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता था, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार इंडियन रेलवे सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछते रहे। रोड कनेक्टिविटी क्वेश्चन इस तरह से आया करते थे, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें एक फ्लो डायग्राम बना देते, रेल, रोड, एयर एंड शिपमेंट, और उसके बाद रेल का करते रहते थे विस्तार, गेज बताते रहते थे, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, कितनी इनकी चौड़ाई होती है, ये सब कुछ। और विशेष तो रोड्स में एक जीटी रोड होती थी, उसका नाम बार बार रहते थे। 5-10 ये पोर्ट्स जो कोस्ट के साथ साथ थे उनकी, और एयर ट्रैफिक अभी भी ज़्यादा नहीं है, चलो लॉजिस्टिक में अब हम करेंगे, उसका थोड़ा सा जिक्र हो जाता था और चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक पैकेज हो गया है। विचार से लेकर जहाँ प्रोडक्शन सिस्टम है, वहाँ से नेगोशिएशन होकर जो बिजनेस डील्स होती हैं, उसके बाद उठाना, उसको प्रिजर्व करना, डिफरेंट मोड्स को कनेक्ट करते हुए शिपमेंट यानी लोड करना और डेस्टिनेशन पर उतार कर पहुंचाना। ये सारी चीज़ें कभी ये चीज़ें सोची नहीं जा सकती थी पहले, जो अब हो रही है। हैंडलिंग है, मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिदम्स बन गए हैं, ट्रेंड सेट हो गया। ये सब कुछ हुआ कैसे है? हुआ सिर्फ ये है कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, तो दुनिया के विचार हैं वो हमारे पास भी आ गए और हमने भी अपना काम शुरू कर दिया और चीज़ें बहुत अच्छी सुधर गई। सो
सीधे द बेसिक लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें 4 चीज़ें आएंगी। द प्रोक्योरिंग ऑफ मटेरियल, सबसे पहले तो सामान कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई कर लें, एंड आइडेंटिफाई करके कुछ नेगोशिएट करके उनको प्रोक्योर कर ले, अपने कब्जे में लेना। पहली चीज़ ये है कि सप्लाई कहाँ से है, कहाँ से मिल सकता है सामान प्रोडक्शन लेवल पे। नंबर 2 इज हैंडलिंग। हैंडलिंग में पैकेजिंग है, उसका साफ करना है, उसको ट्रांसपोर्ट तक ले जाना है और पहुंचाना है। अगर स्टोर पे ले जाना है तो या प्रोसेसिंग यूनिट पे ले जाना है, दिस इज हैंडलिंग। देन मैनेजमेंट इन्वेंट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, हर चीज़ में आ गई है। आप ये देखना हर चीज़ में, जैसे आपका ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसी तरह हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, लॉजिस्टिक में लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एयर स्पेस में एयर स्पेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यानी सारा का सारा किस तरह से क्या काम होना चाहिए, ये सिस्टमेटिक और सीक्वेंस से, इसी को हम कहेंगे मैनेजमेंट इन्वेंट्री। और एक ट्रांसपोर्टिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच अप टू द कस्टमर्स, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ कस्टमर तक पहुँचना। और यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती चीज़ें, रिवर्सल। अगर चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको देना है, वो वापस भी आती हैं चीज़ें। ये लॉजिस्टिक का ये मॉडल है ना, ये छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कभी उबेर टैक्सी सर्विस थी नहीं, अब ऑन कॉल आ जाती, जबकि उनकी अपनी खुद की पता नहीं है कि नहीं कोई टैक्सी भी है। वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते काम। देखिए आउटसोर्सिंग वर्क, ये नई कंसेप्ट आ गई। एक जैसे जोमेटो की कंसेप्ट आई है, जो फूड आपके घर पे पहुंचा रहे हैं। एक और अच्छा एग्जांपल आपने, ये आजकल के बच्चों में तो सभी में है, औरों में भी आ गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट। आप ये देखिए, और कितनी चीज़, हर चीज़ का अपना है, हर चीज़ का अपना है। ये सारा पैटर्न है, ये लॉजिस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें मैनेजमेंट भी आ गया, हैंडलिंग भी आ गया, स्टोर भी आ गया, और एक नई चीज आ गई है इसमें, गिग वर्कर जो सुबह से शाम तक ढोते रहते हैं। और ये उस तरह का लेबर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर होता नहीं है, ये नई चीज आ गई है। और इसके बारे में जब लेबर रिफॉर्म्स आएगा वहां पर बात करेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी चीजें हो जाती हैं। बात यहां आती है, हिंदुस्तान कहां टिकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स में प्रोडक्शन है, उसके बाद जहां पर उत्पादन हो गया कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच के रास्ते में जो कॉस्ट लग जाती है उसको हम कहेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसमें सारा सब कुछ आ गया, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक बीच में हैंडलिंग भी आ गया, मैनेजमेंट आ गया, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया, लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ, ये लगभग 10% हो जाता है। एंड 139 कंट्रीज की सर्वे में इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 34। हमने 6 रैंक को इम्प्रूव किया है।
अब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यू हैव टू राइट दिस डेटा। ये बहुत ही ज़रूरी डेटा है कि हम लगभग 9.6 से लेकर 10% तक ये कॉस्ट इसमें लग जाती है। अब इस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, ये 3-4 चीज़ें इसमें साथ जुड़ी हुई होंगी। आपने मल्टी मॉडल एफिशिएंट एंड मॉडर्न लॉजिस्टिक का नाम लिया है। एफिशिएंसी और मॉडर्न दोनों चीज़ें। आप एफिशिएंसी में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फास्ट, और दूसरी एट लो कॉस्ट, थर्ड डैमेज मिनिमम हो, मिटिगेट, और फिर भी मैंने बताया था अगर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, उनको पसंद नहीं आया तो रिटर्न, वापसी, एंड सर्चिंग न्यू मार्केट्स। ये छोटा सा रेफरेंस देते हुए मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3-4 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन साथ ही जोड़ लेते हैं हम, ये दोनों जुड़े हुए हैं। 4 तरह के मोटा मोटा: रोड, रेलवेज, एयर एंड शिपमेंट, वाटरवेज, 4 तरह से। अब मूवमेंट ऑफ 3-4 चीजों का होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मैन, मटेरियल एंड इवन मनी। तो इसमें एक मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी है। सूचना ई कॉमर्स में आ जाएगी, कम्युनिकेशन के जितना फास्ट होगा इंटरनेट वाला चीज आ जाएगी। इसके साथ 2 चीजें और जुड़ेंगी, इनका नाम लिए बगैर पूरी चीजें होती नहीं। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बगैर नहीं चलेगी बात। जैसे ई कॉमर्स की बात आ गई, इसके बगैर आप जो मॉडर्न एफिशिएंट है ना, उसका नाम भी नहीं ले सकते। अब रेलवेज है, पहले बहुत बड़ा, सबसे बड़ा काम रेलवे ही करती थी, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट है, उसने रेलवे को पीछे छोड़ दिया, और रोड ट्रांसपोर्ट बिग चंक, बड़ा शेयर वो उठा ले जाती है इसमें से। कॉस्ट में एक बड़ी कहावत है, पुरानी कहावत है, और ये है, यदि पानी का ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता पड़ता है, पानी का 1 रुपये, सड़क का 3 रुपये, पानी का 1 रुपये, रेल का 3 रुपये, सड़क से 9 रुपये और एयर से 27 रुपये। 3 से गुना करते जाते हैं, इतना कॉस्ट का वेरिएशन हो जाता है। इसलिए सबसे सस्ता तो पड़ता है वाटरवेज। हमारे पास कॉस्ट बहुत लंबा है, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। पहले तो ये कहते थे कटा फटा तट नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें आजकल मशीन ऐसे आ गई, कहीं से भी कुछ भी कर लें आप लोग। और कुछ एक और बड़ी चीज़ हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, स्टेट और सेंटर्स के इश्यूज़ हैं, वो बड़े कई बार इमोशनल हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ही ले लें आप, हिंदुस्तान के लास्ट टिप के और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा ही गैप है, एक 50 से 60 किलोमीटर का ही गैप है। वहाँ से वो धर्म के साथ जुड़ा और राम सेतु हो गया। अगर वहाँ एक पैसेज मिल जाता तो पैनामा कैनाल की तरह, सुएज कैनाल की तरह से शिप्स का मूवमेंट हो जाता और कॉस्ट बहुत बचती थी। मैं फिगर वही दे रहा हूँ, ये आप एक टेबल बना के वहाँ पर लिख देंगे। रोड हमारा 66% जो टोटल बल्क है सामान का,
सड़कें 66%, रेल 31%, 31%, शिप्स है वो 3% और एयर है वो 1%। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव कर गया हो। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर है वो रोड्स के ऊपर है, जबकि दोनों तरह से हमारी कंपल्सन है कि हमने इंटरनल वाटरवेज नेविगेबल रिवर्स को नहीं बना। कल जो मैंने बात की और वाटरवेज में हमको कम से कम 3-4 रिवर्स हैं, जैसे एक हमारे पास गंगा का है, एक बहुत गोदावरी है, और नर्मदा और ताप्ती में से चलो एक को हम ले लें। इनको अगर नेविगेबल बना दें और आपस में कनेक्ट कर दें तो लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपके पास समर में जो सरप्लस वाटर रिजर्वायर बना के इंटरलिंक करके अगर ये कर दें तो सस्ता बहुत पड़ेगा, और क्लीन ट्रांसपोर्ट भी है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही क्लीन होता है, रेल को भी क्लीन ही कहते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बात बताई कि ये इश्यूज आ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ही दे देता हूँ, जो रीजनल रैपिड रेल आनी थी, दिल्ली से मेरठ निकल गई, चलो अब दूसरी करनाल की तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट जो पिछली थी वो अपना हिस्सा पैसा जमा नहीं कर रहे थे, और ये जो मेट्रो का लिंक था दिल्ली से गुड़गांव, मानेसर और नीमराना होकर अलवर जाना था, उसके तकरीबन 8-7 साल हो गए, कुछ काम ही आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपस में स्टेट्स का ट्यूनिंग नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, और इस वजह से जो काम समय पे हो जाना चाहिए था उसमें कितना देर हो गई। 2010 में DFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा था, बॉम्बे से दादरी यूपी की और उधर अमृतसर से कलकत्ता, ये 15 साल हो गए, अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ। कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है। चलो काम भी बहुत बड़ा था, और ये इतना बड़ा काम था जो जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। 2 चीज़ों की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत अच्छे बनाए, और इसमें क्योंकि बाद में कहीं रह ना जाए, नॉर्थ से साउथ सीधा यही है कि दिल्ली से अब चेन्नई तक, और बॉम्बे से यानी वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बहुत ही जल्दी बना दें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा जो बल्क मटेरियल है, जो भारी सामान होता है, ये 3 हैं। एक और है मिनरल ओर्स, दूसरे फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स, ये सबसे ज़्यादा ढोए जाते हैं। और यहाँ इमीडिएटली एक ये बात बतानी बहुत ही ज़रूरी है कि ये आपस में इंटरलेटेड हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो, और एक सप्लाई चेन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इसमें वेयर हाउसिंग का चेन ऑफ वेयर हाउसिंग, यहाँ बहुत पैसा लगता है, और फॉरवर्ड लुकिंग आदमी है वही ये चीज़ कर सकते हैं। बार बार एक नाम आएगा, देखो नाम जिसने काम किया है उसका नाम होना चाहिए, बोलना भी चाहिए। नितिन गडकरी, शाबाश, ब्रेव, एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। हमारा प्रोजेक्ट 65,000 किलोमीटर हमारा नेशनल हाईवे हमने बनाना है लगभग, और बहुत सारा बन गया। मैं बहुत एक लाइन ही में बोलता हूँ, जितना समय हमारे रेवाड़ी से और नारनौल मेरा टाउन है वहाँ तक लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है, उतना ही 5 किलोमीटर जहाँ नीरपुर पे छूट जाती है और मेरे घर में इतना ही समय 5 किलोमीटर में लगता है। देखो एफिशिएंसी का कितना बड़ा फर्क है, और कॉस्ट भी, एंड यू हैव टू पे फॉर द सर्विस। और ये जो फास्ट टैग इन्होंने किया, लिख देना है, ऑटोमेटिक फास्ट टैग किया है, इसने ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी, और इसको और भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। वो लोग रुकना ही नहीं पड़ेगा, जितना आप चले उतना ही घट जाएगा। थोड़ा सा मामूली सा महसूस होता है जिनको
फ्री में चलने की आदत रही है। लेकिन लॉजिस्टिक मार्केट, यहाँ एक फिगर और बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक मार्केट की ग्रोथ लगभग 14%, बहुत बड़ी ग्रोथ है। थोड़ा सा बीच में जो कोरोना काल आया था उसमें तो ये हालत ये हो गई थी, कोई फ्रूट और सब्जी को हाथ भी नहीं लगाता था, वहाँ रुकावट आ गई। बहुत बड़ी ग्रोथ है, 14% की हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रही है। हमारे यहाँ आएगा एक चैलेंजेस क्या क्या है, अलग से हेडिंग लिखेंगे आप, व्हाट आर द चैलेंजेस। पहला सबसे बड़ा है कि भाई अभी तक इनएडिक्वेट एंड, पूरा तो था ही नहीं, और था भी तो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे दिल्ली से हम हैदराबाद जाते हैं तो कहीं तो बहुत ही अच्छे सड़कें मिल जाती हैं, और बीच में जहाँ ललितपुर सागर के आसपास वहाँ निकलते हैं वहाँ दिक्कतें फिर हो जाती हैं। कंटिन्यूस फास्ट अगर होता है, अनब्रोकन होता है तो मज़ा आ जाता है। टुकड़े टुकड़े जो बन रही है चीज़ें, एक पहले भी कह चुके, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का था बॉम्बे से दिल्ली वाला, ये बिलेटेड हो जाते हैं, देर हो जाती है इनमें, ये भी एक चैलेंज है। ये बहुत तेजी से होना चाहिए। और इसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये बहुत सारे बनाने ज़रूरी हैं। हमारे जैसे नारनौल के पास, निजामपुर और डाबला के पास मल्टी मॉडल जो पार्क लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है और बड़ी अच्छी चीज़, उसके चारों तरफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो गया। 35 इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क हिंदुस्तान में प्रोजेक्टेड हैं, और इनकी कॉस्ट लगभग $6 बिलियन आएगी। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट देखो कॉरपोरेट कर सकती है, विदेश का निवेश हो सकता है, बैंक फाइनेंस, अब तो बड़े बड़े बैंक हो गए हैं, इनका बड़ा योगदान रहेगा। दो चीज़ें, दो नाम लेना इसमें मत भूल जाना, ये टॉपिक है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट के, एक तो गति शक्ति को जरूर लिख देना, एक भारतमाला और सागरमाला, भारतमाला और सागरमाला, ये जो नेशनल हाईवे हैं बन रहे हैं इनलैंड अंदर, वो पहले भी मतलब 65,000 किलोमीटर्स का इनका प्रोजेक्शन है, और खूब काम हो रहा है। लगभग 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते जा रहे हैं। और सागरमाला है कोस्ट के साथ साथ, कोस्ट के साथ साथ, और जब गाड़ी चलाते हो कोस्ट के साथ तो मज़ा आ जाता है। ये सागरमाला पे तो ये लगभग 7,500 किलोमीटर्स के ये हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से एक बड़ा फायदा होगा, बहुत ही बड़ा, जो हमारी उम्मीद है शेयर ऑफ रेलवेज का गुड्स ट्रांसपोर्ट में, जो अब लगभग 24-25% है, ये हम आधे के लगभग यानी 45 to 50% तक हम ले जाने की हमने सोची है 2030 तक। अब कितना कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी बनाई है, जिसके साथ गति शक्ति जुड़ी हुई है, ये एफिशिएंसी दे रही है, और इसकी मॉनिटरिंग भी बड़ी अच्छी है। थोड़ा जरूर वही बात आ जाती है, इतने बड़े काम को अगर आप करते हैं तो चीज़ें तो बदलती हैं। अगर हम देखो, अगर हम छोटा सा मामूली समय कुछ एक विचार आया है, यदि हमारी ज़्यादातर स्टेट अगर कोस्ट तक होती, जैसे उड़ीसा अगर है, अगर झारखंड का एक हिस्सा कोस्ट तक चला जाता, तेलंगाना का एक टुकड़ा यहाँ तक कोस्ट तक चला जाता, इसी तरह से अगर आपका कर्नाटका का ये पीस वेस्ट ईस्ट पे तो है इनका, न वेस्ट पे है, ईस्ट तक यहाँ पर फैला जाता। अगर स्टेट्स का हिस्सा कोस्ट तक बढ़ जाता तो ये अपनी पोर्ट बना देते। कॉम्पिटिटिव, हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, आपस में एक दूसरे के साथ
सहकारिता से भी काम करते हैं और आपस में प्रतियोगिता भी होनी भी चाहिए स्टेट्स को। जैसे यूपी बार बार कह रहा है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, कितनी अच्छी बात है इस तरह से कह देना। और एक और अच्छी बात है इंटरनल अभी भी जो विचार है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, ये विचार बहुत अच्छा है। और एक मेहरबानी इस मन से मैं आप कहना चाहूँगा, जो प्लानर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस बात को जरूर ध्यान, कौशल की बड़ी कमी है देश में। बच्चों को वो आइडेंटिफाई कर लें, चलो 100 ही ऐसे काम हैं सिलेक्ट कर लें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें रोज़गार, क्योंकि ये लॉजिस्टिक के साथ जुड़ा हुआ रोज़गार बहुत ज़्यादा होता है। उनको इतनी कौशल दे दें कि वो एक विशेष काम, चाहे पैकेजिंग का है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे कम्युनिकेशन का है, चाहे ऑफिस को संभालने का है, चाहे जो आपको कूलिंग सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे नेगोशिएशन का काम है, बहुत सारे ऐसे काम है। इसमें कौशल को अगर ट्रेन कर दें तो बहुत सारा रोज़गार यहाँ पैदा हो सकता है और लोगों की जेब में पैसा आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। एक बड़ी बात यह हो जाती है कि एक चेन ऑफ वेयर हाउस, और उसमें भी कोल्ड स्टोर, जो पेरिशेबल गुड्स हैं। वही बात है, ये न्याय में भी कहा जाता है और यहाँ पे भी, कि जो चीज़ आज फ्रेश है वो कल उसकी कीमत नहीं रहेगी। फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनमें रेफ्रिजरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें एनर्जी का भी और उसमें सोलर का भी बड़ा काम। जो मोस्ट मॉडर्न वेयर हाउसिंग है और जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, रोज़गार भी बहुत इसमें अट्रैक्ट करना चाहिए। और ये जो पैटर्न बनाते हैं, जो बड़ी चीज़ ये है, यहाँ एक बोर्ड आपने प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है आगे क्योंकि ये चीज़ मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, ये चीज़ ई कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई है। इंटरनल ट्रेड तो है ही, अब इंटरनल से काम नहीं चलता, अब बड़ी सीधी बात है एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ एक संदेश फिर मैं देना चाहूँगा, जो भी काम मैंने एग्रीकल्चर बल्कि एक नर्सरी में जो आदमी काम करता तो वो कहता कमाता इस समय वो है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें बड़ा चुस्त आदमी होना चाहिए, अलर्ट, वहाँ कमाए। ये कमाल की बात है। हमारे अपने आसपास के जो देश है, चाइना को छोड़कर हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार होना, सार्क कंट्रीज के साथ होना चाहिए, जो मिसिंग आपस में पता नहीं इशूज़ उठा लेते हैं, और वो जो विन विन फ्रेंडशिप होती है, जो सबका लाभ है, वो काम तो ज़रूर कर लें। हम पाकिस्तान के ऊपर से एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, चाइना के साथ भी हमारे पास जो एयर स्पेस की बड़ी दिक्कत, हालांकि ट्रेड पार्टनर हमारा बहुत बड़ा है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस समय यूएस है, और वहाँ पर भी इस समय ये चीज़ अगर आप थोड़ी सी अलर्ट रहना, जो ट्रेड के साथ टैरिफ भी जुड़ा हुआ, और ट्रंप ने जो कभी कुछ और कभी कुछ, ऑफ कोर्स ट्रंप इज ए वेरी गुड ओरेटर, धुआंधार। वो गालिब वाली बात है, गालिब से पूछा कि आप अपने बारे में भी कोई शेर बना दें, आप अच्छा लिखते हैं, तो गालिब ने कहा कहाँ नहीं, फिर कहा उन्होंने कि भाई कुछ तो लिखो। कहता है कि गालिब शायर बहुत अच्छा है, गालिब शायर हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन बदनाम बहुत है। वो रोजाना जिस तरह से ट्रंप ऊपर नीचे कर रहा है, वो सारी चीज़ों को हिला दे, क्योंकि फ्री ट्रेड एक बार हिल गया, उसको दोबारा सेट राइट करने में देखते हैं, नई चीज़ें नए रास्ते पैदा करते हैं। इसमें एल्गोरिदम का नाम जरूर करें। एल्गोरिदम इज ए सेट पैटर्न, जो एक विशेष चीज़ को, जैसे कोई फार्मूला होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए,
उसी को कहेंगे। ये पैटर्न मेकिंग का काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये 3 टर्म जरूर लगा दें आप लोग। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है इसमें, सारी चीज़ों को हैंडलिंग में भी, प्रोडिक्शन में भी, कॉस्ट एफिशिएंसी में भी, कहाँ क्या है, सारी चीज़ों में। और जो सप्लाई चेन है उसमें सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। सेफ्टी लॉज शुड बी वेरी सिंपल। जो सिंगल विंडो का जो कंसेप्ट था ना, फटाफट ये हो जाना चाहिए काम, अगर देर हो गई तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये दिक्कत है हिंदुस्तान में। जो राशन कोटा परमिट का जो काम चलता रहा था ना, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नई चीज़ें, नए विचार, और एक डैमेज शुड बी लीस्ट। फास्ट अगर करेंगे सो डैमेज। इसके अंदर आप बीच में जो डेटा है लेटेस्ट डालना है। डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सप्लाई चेन, इनको लिखना भूल ही मत जाना। और हमारा जो पोटेंशियल नेविगेशन है 14,500 किलोमीटर का है, इंटरनल वाटरवेज का, इसको भी पूरा कर देना है। वेरी ब्रीफली ट्रांसपोर्ट, बल्कि लॉजिस्टिक, क्योंकि टॉपिक लॉजिस्टिक्स, ये लिखें जिस तरह से आर्टरीज और वेन्स की मदद से ब्लड को साफ किए हुए को, और जो इम्प्योरिफाइड यूज्ड जो ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाना और ले जाने का काम करता है। ये काम लॉजिस्टिक का है। लॉजिस्टिक इज द वाइब्रेंट सोल ऑफ द इकोनॉमी। यू विल राइट डाउन, अंडरलाइन दिस। चारों जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, रेल का, रोड का, रेल लगभग अब 24 कर रही है, रोड 46% के आसपास कर रही है, एयर का 3% है, बहुत ही थोड़ा है हमारा, और वाटरवेज है वो भी बहुत थोड़ा है हमारा, लगभग 10 to 12% ही हम करते हैं। इनलैंड वाटरवेज है वो सबसे सस्ता करेगा। 13927 का फार्मूला दे देंगे। डेटा ट्रेड का आप करेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का, जिस तरह से प्राइवेट अट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपको ये भी लिखना पड़ेगा। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोर की चेन बनानी पड़ेगी, और ई कॉमर्स का नाम जरूर लिख देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़रूर आपने, और द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये एग्जाम्पल आप देते हैं पीछे के और आज के। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनका, उबेर का भी दे सकते हैं। मनी में जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ये जिस तरह से अब इंटरनेट से बैंकिंग शुरू हो गई, नेट बैंकिंग है जो, और इसकी सेफ्टी ऑफ मैन, सेफ्टी ऑफ मटेरियल, सेफ्टी ऑफ मनी, ये बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेड में आगे बढ़ेगा वो देश आगे रहे। अब ट्रेड वार कहते हैं आजकल, जो ट्रेड में आगे निकल गया वही आगे रहेगा। अब वेपन वार नहीं होता, ट्रेड वार है, और उसके लिए फास्ट लॉजिस्टिक, फिर वही बता रहा हूँ, फास्ट लॉजिस्टिक, एफिशिएंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इज द सोल, द रियल करंट। जिस तरह से बिजली के तार में बिजली का करंट होता है, इसी तरह गुड्स जो रखी है सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक वही काम है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। ये चारों चीज़ें, एक विचार के बाद उसका एग्जीक्यूशन, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें मिलकर लॉजिस्टिक बनाएंगे। मेरा ख्याल है आप लोग कर देंगे। बड़ा वीडियो हो जाता है फिर आपको दिक्कत होती है। दिस इज सो नाइस एंड सो काइंड ऑफ यू।
थैंक यू, हैप्पी डे, ओके फाइन, गुड लक।